दोनों बाप बेटे जब पलटकर देखते हैं तो वहां उनकी जमीन में एक लाश दबी हुई थी जिसमें सिर्फ कंकाल बचा था। ये देखकर दोनों बाप बेटे डर जाते हैं। धामपुर नाम के एक छोटे से गांव में सोहन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके परिवार में उसके साथ उसके बूढ़े माता पिता रहते थे। सोहन का परिवार बहुत ही गरीब था। उनके पास ना तो कोई जमीन थी और ना ही कमाने के लिए कोई साधन। सोहन दिन भर मजदूरी करता और उससे जो कुछ भी कमा पाता उससे अपने पूरे परिवार का पेट भर लेता। यह देखकर सोहन के माता पिता बहुत दुखी होते थे। हमारे पास ना अपना घर है और ना ही अपनी कोई जमीन। हमारा बेटा दिन भर दूसरों के खेतों में मजदूरी करता है और उसके बदले भी उसे बहुत कम पैसे मिलते हैं। हम दोनों अपने बेटे पर बोझ बन रहे हैं। परेशान मत हो सीमा, हमारा बेटा बहुत मेहनती है। सोहन ने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। वह ईमानदारी से मेहनत करता है। उसने बचपन से बहुत परेशानियां देखी हैं, पर उसने कभी हार नहीं मानी। एक दिन हमारा बेटा भी बहुत धन कमाएगा और उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। सोहन हमेशा सोचता था कि आज भले ही उसकी किस्मत उसका साथ ना दे रही हो, पर उसे यकीन था कि अगर वह मेहनत करता रहेगा तो एक दिन उसका भाग्य भी बदलेगा और उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। एक दिन सोहन लालाराम जमींदार के खेत पर काम कर रहा था। लालाराम पास के एक पेड़ के नीचे बैठा था। सोहन अपने काम में लगा हुआ था। तभी उसने देखा कि लालाराम बहुत ही उदास है और गहरी चिंता में डूबा हुआ है। लालाराम को उदास देख सोहन तुरंत लालाराम के पास गया और बोला, क्या हुआ मालिक, आप बहुत उदास लग रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी गहरी चिंता में हैं। कुछ हुआ है? मुझे बताइए, क्या पता मैं आपकी कोई सहायता कर सकूं। सोहन की बात सुनकर लालाराम को गुस्सा आ गया और वह सोहन से गुस्से में बोला, तू मेरी क्या सहायता करेगा? तू खुद अपनी सहायता कर सकता है क्या? अगर तू किसी की सहायता करने के काबिल होता तो क्या तुझे 2 वक्त के खाने के लिए आज मेरी जमीन पर काम करने की जरूरत पड़ती? चल यहां से जा, अपना काम कर और मुझे परेशान मत कर। सेठ जी, ऐसा नहीं है। ये सब वक्त वक्त की बात है। सब किस्मत का खेल है और इंसान को अपनी मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए। आज भले ही किस्मत मेरे पक्ष में ना हो, लेकिन अगर मैं ईमानदारी और लगन से मेहनत करता रहूंगा तो किस्मत भी एक दिन मेरी तरफ झुक जाएगी और धैर्य से तकदीर के दरवाजे खुलने में देर हो सकती है, लेकिन मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। सोहन की बात सुनकर लालाराम बहुत प्रसन्न हुआ। अरे सोहन, तेरे विचार तो बहुत अच्छे हैं। तेरी बातें सुनकर मन को एक सुकून सा मिला है। इतनी परेशानियों में भी तू अपनी जिंदगी खुश होकर काट रहा है। सेठ जी, यह सब मेरे पिता की सीख है। जब भी मैं किसी चीज के लिए अपने पिता से जिद करता था तो मेरे पिता हमेशा मुझे यही समझाते थे। बेटा सोहन, हमारे पास इतना धन नहीं है कि मैं तेरी हर इच्छा पूरी कर सकूं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी भी मौसम की तरह होती है। कभी यह धूप की तरह खुशियों से भरी होती है, कभी ठंड की तरह कठिनाइयां लाती है और कभी बारिश की तरह परेशानी आती है। लेकिन जैसे हर मौसम बीत जाता है, वैसे ही जिंदगी के मुश्किल हालात भी गुजर जाते हैं। बस सब्र और हिम्मत बनाए रखना जरूरी है।
क्योंकि एक दिन सब कुछ ठीक हो ही जाता है। अरे वाह, लगता है तेरे पिता बहुत ही नेक इंसान हैं। किसी दिन मैं उनसे जरूर मिलूंगा। मालिक, क्या हुआ है? आप एक बार मुझे साफ साफ बताइए। क्या पता आपकी परेशानी का कोई हल मिल ही जाए। अरे सोहन, मैं एक बहुत बड़ी परेशानी में फंस गया हूं। मुझे अपनी परेशानी का कोई भी हल नजर नहीं आ रहा है। सेठ जी, एक बार मुझे बताइए, तो क्या पता आपकी परेशानी का कोई हल निकल ही जाए। सोहन, हमारे गांव में मेरे पिता की एक पुश्तैनी जमीन थी जो काफी पीढ़ियों से हमारे पास थी। उस पर मेरा और मेरे भाई का हक है, पर गांव के ही 2 बाप बेटों ने उस पर कब्जा कर लिया है। मैं पुलिस थाने में केस दर्ज कराने की सोच रहा था, लेकिन गांव के बहुत बड़े लोग उनके साथ हैं। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन मैं उन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा। अब तो उन लोगों ने उस जमीन पर खेती भी शुरू कर दी है। मेरे पिता की पुश्तैनी जमीन मेरे हाथों से छीनी जा रही है, इसलिए मैं बहुत परेशान हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अब क्या करूं। आप सही कह रहे हैं सेठ जी। अगर आप कानून का सहारा लेकर भी अपनी जमीन को वापस लेने की कोशिश करेंगे, तो भी आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। सोहन, अब तू ही बता, मैं अब क्या करूं। मैं तो सोच सोच कर परेशान हो गया हूं। मेरी पुश्तैनी जमीन छीनी जा रही है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। अगर ऐसा कोई तरीका है जिससे मेरी जमीन मिल सके तो जल्दी बताओ सोहन, वह क्या तरीका है? सोहन ने लालाराम को अपनी सारी तरकीब पूरी तरह समझा दी। तरकीब सुनकर लालाराम सोहन से कहता है, अरे वाह सोहन, तू तो बहुत समझदार है। तूने तो बहुत अच्छी तरकीब बताई है। ऐसे तो मेरी जमीन मुझे जरूर मिल जाएगी। मैं तुझसे वादा करता हूं, अगर तेरी यह योजना सफल हुई तो मैं अपनी जमीन का एक हिस्सा तेरे नाम कर दूंगा। अरे मालिक, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप मेरे मालिक हैं। आपकी वजह से मुझे अपने घर के लिए 2 वक्त खाना मिल जाता है। आपकी मदद करना तो मेरा फर्ज है। मुझे आपकी जमीन नहीं चाहिए, ठीक है? सोहन, तुम बहुत नेक इंसान हो। कल से तुम इस काम पर लग जाओ। सोहन फिर से खेत में अपने काम पर लग जाता है। अगले दिन सोहन जगत और विनोद नाम के उन बाप बेटों के पास पहुंच जाता है जिन्होंने लालाराम की जमीन पर कब्जा कर रखा था। सलाम सेठ जी, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो पास के लोगों ने बताया कि आपके यहाँ काम के लिए मजदूर की जरूरत है। क्या आपके यहाँ मुझे भी कोई काम मिल सकता है? अरे अरे, कौन हो तुम? तुमसे किसने कह दिया कि यहाँ मजदूर की जरूरत है? यहाँ किसी मजदूर की जरूरत नहीं है। ये तो ठीक है, पर हमारे यहाँ फिलहाल कोई काम नहीं है। आपके पास बहुत सारी जमीन है, इसलिए आपके यहाँ हमेशा मजदूरों की जरूरत रहती है। इसलिए मुझे लगा कि यहाँ मुझे कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। अरे भाई, मैंने कहा ना, यहाँ किसी भी मजदूर की जरूरत नहीं है। इसका मतलब लालाराम सेठ आपके बारे में सही कह रहे थे। लालाराम ने हमारे बारे में क्या कहा? अरे कुछ नहीं सेठ जी, चलिए तो मैं चलता हूँ। सेठ जी, आपके यहाँ कोई कानून नहीं है? मैं अपने लिए कहीं और कोई काम देख लेता हूँ। सोहन वहां से जाने लगता है। तभी जगत और विनोद ने सोहन को रोककर यह पता लगाने के लिए कहा कि लालाराम ने उनके बारे में क्या कहा है। अरे भाई, इधर आओ, शायद तुम्हारे लिए हमारे पास एक काम है। सोहन तुरंत उनके पास चला गया और बोला, धन्यवाद सेठ जी, बताइए क्या काम है? आप जो भी काम बोलेंगे मैं हर काम करने के लिए तैयार हूँ। अरे सब्र रखो, काम तो हम तुम्हें बता ही देंगे। पहले यह बताओ, लालाराम हमारे बारे में क्या कह रहा था? लालाराम सेठ, उन्होंने मुझे कहा कि पूरे गांव में उनसे ज्यादा मजदूरी कोई नहीं दे रहा। तो मैंने गुस्से में कह दिया कि गांव के सबसे बड़े जमींदार जगत सेठ और विनोद सेठ
सबसे अच्छी मजदूरी देते हैं, इसलिए उनके यहाँ हमेशा काम करने वालों की भीड़ रहती है। हाँ भाई, बिल्कुल सही कहा था। आखिर हम गांव के सबसे बड़े जमींदार हैं। हमारा फर्ज है कि जो भी मजदूर हमारे यहाँ काम करता है उसे उसकी मेहनत के हिसाब से सही मजदूरी मिले। वाह सेठ जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। लालाराम सेठ कभी भी आपकी बराबरी नहीं कर सकता। वो तो शायद आपके जितना भी नहीं सोच सकता। जगत और विनोद सोहन की चापलूसी से भरी बातों में आ जाते हैं और उसे अपने यहाँ काम पर रख लेते हैं। चलो अब काम की बात करते हैं। तुम एक अच्छे इंसान लगते हो। हमें अपने खेत पर काम करने के लिए तुम्हारे जैसे ही एक मजदूर की जरूरत है। कल से ही काम पर आ जाना। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन जगत अपने बेटे विनोद से बोला, विनोद बेटा, ये सोहन तो बहुत मेहनती है। यह अकेले ही 4 लोगों का काम कर देता है। अच्छा हुआ कि हमने इसे रोक लिया। हाँ पिताजी, आप सही कह रहे हो। सोहन बहुत मेहनती है। इसके जितना काम शायद ही कोई और करता होगा। ये पूरा दिन यहाँ काम पर अकेला लगा रहता है। सोहन की मेहनत ने जगत और विनोद का दिल जीत लिया। कुछ दिन और बीत गए। एक शाम जगत और विनोद अपने खेतों का दौरा कर रहे थे। जब वे अपने खेत पर पहुंचे तो देखा कि सोहन इतने देर तक भी काम कर रहा था। सोहन भाई, अब तो रात होने वाली है। तुम इतनी देर तक काम क्यों कर रहे हो? अब घर जाओ और आराम कर लो। सेठ जी, हमारी किस्मत में आराम कहाँ है? घर पर बूढ़े माँ बाप है। काम नहीं करूंगा तो उनके लिए 2 वक्त का खाना कहाँ से जुटा पाऊंगा? घर पर बैठकर आराम करने से अच्छा है कि मैं काम करूं। इस तरह मेरा मन भी लगा रहता है। तुम बहुत मेहनती हो सोहन। आज का काम यहीं छोड़ दो और घर जाकर आराम करो। नहीं सेठ जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं काम करने में ही खुश हूं। आप लोग जाइए, मैं ठीक हूं। ठीक है सोहन, फिर हम जाते हैं। जब तुम्हारा मन करे काम खत्म करके आ जाना। जगत और विनोद के जाने के बाद उनके खेत में पुलिस आ जाती है। पुलिस को देखकर दोनों दौड़ते हुए आए और पूछा, क्या हुआ थानेदार साहब? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या यह जमीन तुम दोनों की है? हाँ थानेदार साहब, ये जमीन हमारी है। हमारे पास इसके कागजात भी हैं। फिर तो तुम दोनों को ले जाकर जेल में डालना ही पड़ेगा। ये क्या कह रहे हैं थानेदार साहब? हम कुछ समझे नहीं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? अभी तुम दोनों बहुत अच्छे से समझ जाओगे। वह देखो, तुम्हारी जमीन से क्या निकला है। थानेदार के कहते ही दोनों बाप बेटे जब पलट कर देखते हैं तो वहां उनकी जमीन में एक लाश दबी हुई थी, जिसमें सिर्फ कंकाल बचा था। ये देखकर दोनों बाप बेटे डर जाते हैं। थानेदार साहब, ये किसकी लाश है और ये हमारे खेत में कहां से आ गई? अब बहाने मत बनाओ। पहले लोगों को मारो, फिर उन्हें अपनी जमीन में गाड़ दो। और अब कह रहे हो कि यह क्या है? नहीं थानेदार साहब, हमें नहीं पता कि यह सब क्या है। ये लाश यहाँ कैसे आई, हमें कुछ नहीं पता। अब झूठ मत बोलो। अगर फांसी नहीं हुई तो कम से कम तुम दोनों को उम्र कैद की सजा तो जरूर मिलेगी। फांसी और उम्र कैद की बात सुनकर दोनों बाप बेटे डर गए और थानेदार के सामने गिड़गिड़ाने लगे। थानेदार साहब, हम इस लाश के बारे में कुछ नहीं जानते। हमें नहीं पता ये लाश किसकी है और इसे यहाँ कौन गाड़ कर चला गया। इस मामले से बचने के लिए दोनों ने कुछ तरकीबें सोचनी शुरू की। तभी सोहन वहां आ जाता है। अरे सेठ जी, ये पुलिस यहाँ क्यों आई है? क्या हुआ है? सोहन देखो, पता नहीं कहां से हमारी जमीन में यह कंकाल आ गया है। मालिक, ये कंकाल यहाँ कहाँ से आ गया? ये तो बहुत गंभीर बात है। सोहन, पता नहीं ये कंकाल यहाँ कैसे आया है और थानेदार साहब को लगता है कि इसे हमने यहाँ मारकर गाड़ा है। अब तू ही कोई उपाय सोच जिससे हम इस परेशानी से बच सकें। तीनों को आपस में खुसर पुसर करते देख थानेदार ने कहा, अब कोई तरकीब मत बनाओ। तुम दोनों बाप बेटों में से कोई एक तो जरूर जेल जाएगा। अब तुम ही तय करो, जेल कौन जाएगा।
थानेदार साहब, थोड़ा सा समय दीजिए, हम तय कर लें कि जेल कौन जाएगा। बस 5 मिनट देता हूं, जल्दी से फैसला करो, कौन जाएगा जेल। जगत फांसी की बात सुनकर पहले ही डर गया था और सोहन की आवाज सुनते ही उसने फटाफट पूरी कहानी सोहन को बता दी। जगत की बात सुनकर सोहन ऐसा दिखाने लगा जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। मालिक, क्या आपने यह जमीन हड़पी थी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, जरा साफ साफ बताइए। जगत ने जमीन हड़पने की पूरी कहानी सोहन को बताई। पूरी कहानी सुनने के बाद सोहन ने कहा, मालिक, मेरे पास एक तरकीब है जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। जल्दी बताओ सोहन भाई, क्या तरकीब है? तरकीब बताने से पहले मुझे यह बताइए, आप लोगों के लिए क्या ज्यादा जरूरी है? सोहन, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? हमारे लिए जमीन से ज्यादा हमारी जान प्यारी है। अरे सोहन, लेकिन इससे तो हमारी जमीन हमसे छिन जाएगी, फिर क्या होगा? दोनों बाप बेटे सोहन की तरकीब समझ नहीं पाए। जब आप थानेदार को बताएंगे कि ये जमीन सेठ लालाराम की है, तो पुलिस किसे गिरफ्तार करेगी? सेठ लालाराम को। और जब लालाराम जेल चला जाएगा, तब आप लोग फिर से जमीन पर कब्जा कर सकते हैं। इससे आप लोग जेल जाने से बचोगे और जमीन भी आपके ही पास रहेगी। सोहन की तरकीब सुनकर दोनों बाप बेटे दंग रह गए। वाह सोहन भाई, तुम तो बहुत होशियार हो। आज तक तुमने हमें अपने काम से खुश किया था, अब तुम्हारी बुद्धि हमारी जान भी बचाएगी। इसके बाद तीनों थानेदार के पास गए और सोहन ने जो कुछ कहा था वही बात दोनों बाप बेटे थानेदार से कहने लगे। थानेदार साहब, यह जमीन हमारी नहीं है। हमने कुछ महीने पहले ही काम करने के लिए यह खेत सेठ लालाराम से लिया था। जब खुद फंस गए हो तो अब किसी और को फंसाकर अपनी जान बचाना चाहते हो। साहब, अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं हो रहा तो आप सोहन से पूछ लीजिए। वह हमारे साथ बस कुछ दिनों से ही काम कर रहा है। इससे पहले वह सेठ लालाराम के यहां काम करता था। बताओ सोहन, ये जमीन किसकी है? थानेदार साहब, ये जमीन सेठ लालाराम की है। जगत सेठ और विनोद सेठ ने तो बस कुछ समय से इस जमीन पर खेती करना शुरू किया है। सोहन की बात सुनकर थानेदार ने सोहन से कहा, सोहन, तुम एक काम करो, जाओ और सेठ लालाराम को बुलाकर लाओ। सोहन तुरंत जाकर सेठ लालाराम को बुला लाता है, परंतु लालाराम अपने साथ गांव के सरपंच को भी लेकर आते हैं। यहाँ क्या हो रहा है? इतने लोग यहाँ क्यों जमा हैं? देखिए सरपंच जी, इन दोनों की जमीन से एक कंकाल निकला है। अब ये लोग कह रहे हैं कि यह जमीन इनकी नहीं है, बल्कि सेठ लालाराम की है। ये बात सुनकर सरपंच जी कहते हैं, अगर यह जमीन सेठ लालाराम की है तो इसके कागज दिखाइए। ये सुनते ही दोनों बाप बेटे जल्दी से सेठ लालाराम को जमीन के कागज दे देते हैं और अब सेठ लालाराम को उसकी पुश्तैनी जमीन वापस मिल जाती है। तभी दोनों बाप बेटे विनोद और जगत थानेदार से कहते हैं, ये जमीन लालाराम की है, इसको पकड़कर जेल में ले जाओ। हाँ, मैं तो सेठ लालाराम के घर पर ही काम करता हूँ। और मैं भी सेठ लालाराम के ही घर पर काम करता हूँ। ये सब हमारी चाल थी, तुमसे जमीन के असली कागज लेने के लिए। यह सुनकर दोनों बाप बेटे दंग रह जाते हैं। अब वे कुछ नहीं कर सकते, इसलिए वहां से चुपचाप चले जाते हैं। सोहन, तुम्हारी वजह से मेरी पुश्तैनी जमीन मुझे वापस मिल गई। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और अब सेठ लालाराम अपनी जमीन का एक हिस्सा सोहन के नाम कर देता है और अब सोहन और उसके माता पिता खुशी खुशी रहने लगते हैं और जो जमीन सेठ लालाराम ने सोहन को दी है वह उसी जमीन में काम करता और खुशी से रहता। प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है, हम किसी के साथ गलत करते हैं तो हमारे साथ भी गलत ज़रूर होता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।